हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप राजधानी कोचिंग के इस मंच से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। आप टेस्ट दे चुके हैं सिविल कोड कलर के लिए और यकीनन तौर पर उत्सुकता होगी कि उसमें आपको कितने अंक आए, कितना आपने सही बनाया और जो गलत हो गया वहाँ कहाँ पर गलती कर दी। एग्जाम देने के पश्चात हर विद्यार्थी की उसका रिजल्ट और उसका उत्तर जानने की बेसब्री होती है, तो बेसब्री आपकी खत्म होती है। पहला प्रश्न जो है, डोमिटेनियम गोश पायस किसके शासनकाल में आया। विद्यार्थीगण पहला तो ये ध्यान रखना है, ये जो है पुर्तगाल का था। ये किसका था? ये पुर्तगाल का यात्री था। पुर्तगाल का यात्री डोमिगोस पायस 1520 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था और 1520 में विजयनगर साम्राज्य में कौन थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, इनका शासनकाल 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी था। तो स्पष्ट है कि किसके शासनकाल में आए, तो कृष्णदेव दो लिखना क्या है, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर साम्राज्य का राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया। अब यदि ये आपने उत्तर लिखा है या सीधा लिखिएगा डोमिगोस पायस कृष्णदेव राय के काल में भारत आया, तो भी चलिए आप यकीनन तौर पर आपका उत्तर सही होगा। भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल तो असम में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ बोगीबल पुल, बोगीबल ब्रिज, बोगीबल पुल, जिसकी कुल लंबाई 4.94 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी रेल सह सड़क पुल है। सबसे लंबी जो सड़क पुल होती है, वो सड़क पुल सबसे लंबी कौन है? वो है लोहित नदी पर बना हुआ, लोहित नदी पर बना हुआ वो पुल का नाम है भूपेन हजारिका पुल। ये जो 9.15 किलोमीटर है, ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। लेकिन यहाँ रेल सह सड़क पुल पूछा तो उत्तर होगा बोगीबल पुल। क्या आपने ये उत्तर दिया है? यदि हाँ, तो आपका एक अंक सुनिश्चित है। महिला एशिया कप विजेता, ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। चलिए, यदि हाँ हॉकी लिखना छूट गया है, ये मैच हॉकी में कहाँ हुआ था? ये मैच भारत के ही बिहार का ही राजगीर में हुआ था। इसमें भारत ने चीन को पराजित कर एशिया कप पर विजय प्राप्त किया। इसमें भारत ने इस बार पुरुष और महिला दोनों वर्ग में एशिया कप का विजेता है। और क्रिकेट महिला की बात रहे, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, चलिए श्रीलंका जो है क्रिकेट महिला कप एशिया कप की विजेता है। आपने उत्तर जो है सो भारत लगाया है, तो आपका उत्तर यकीनन तौर पर 1 नंबर के हकदार आप हो जाते हैं। सही है। किसे मौलिक अधिकार का पोस्टमार्टम कहा जाता है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का पोस्टमार्टम कहते हैं उत्प्रेषण लेख, या इसको लिख सकता है उत्प्रेषण रिट।
उत्प्रेषण रिट को मौलिक अधिकार का पोस्टमार्टम कहते हैं, क्योंकि उत्प्रेषण के माध्यम से उसकी पोस्टमार्टम करके उस मुकदमा की छानबीन करके जांच करके न्यायालय लगता है कि वह लंबित रूप से पेंडिंग जानबूझ के रखा हुआ है, उच्च न्यायालय में या लोगों को न्याय दिलाने के लिए शीघ्रता से जरूरत है, उसको अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास ऊपर के न्यायालय में नीचे से ऊपर के न्यायालय में भेजने का जो आदेश दिया जाता है उसे उत्प्रेषण कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से लंबित मुकदमा को शीघ्र सुनवाई के ऊपर के न्यायालय में भेजने को आदेश देता है, उसे उत्प्रेषण कहते हैं। क्या आपने उत्प्रेषण उत्तर दिया है? हाँ, तो 1 नंबर आपने एक बार पुनः सुनिश्चित कर लिया। केंद्र राज्य संबंध के लिए कौन सा आयोग गठन किया गया? केंद्र राज्य संबंध के लिए 3 आयोग आप कौन सा लिखे हैं? सबसे पहला आयोग 1969 में राजमन्नार आयोग, 1969 में राजमन्नार आयोग, 1969 में राजमन्नार आयोग का गठन किया गया। दूसरा 1983 में, अक्सर हाँ उत्तर यही दी जाती है, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग का गठन किया गया। और तीसरा 2007 में पुंछी आयोग, 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया। अब चलिए इस 3 आयोग में आपने किसका किसी एक का उत्तर लिखा है, तो एक बार पुनः आप जो है उस सटीकता, उस एक्यूरेसी को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। निर्वाचन आयुक्त को, निर्वाचन आयुक्त देखो, एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है, जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। लेकिन यहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ निर्वाचन आयुक्त। तो निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाएंगे? निर्वाचन आयुक्त को हटाने का क्या है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को, निर्वाचन आयुक्त को, हाँ वीरेंद्र बाबू कल जाएंगे, सोमवार को कल जाएंगे हम वहाँ नवादा। नहीं सोमवार को जाए। नाम क्या बोले थे? प्रदीप सिंह, क्या नाम है ना? अच्छा प्रदीप जी, और आपका था 731 है ना? ठीक है कल जा, हाँ वीरेंद्र तो आपका नाम पता हमको है, ये है ठीक है। हाँ तो कल सोमवार है, कल हम जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कुछ नहीं कहीं कोचिंग में छुट्टी उट्टी भी नहीं रहता है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ता है ना, प्राइवेट जॉब में दिक्कत है थोड़ा सा ना। हाँ हाँ, तो इसलिए सोमवार कल हम जो है सो जा रहे हैं। ठीक, हाँ हाँ, आपको हम फिर खबर जो है सो वहाँ जाने के बाद फिर बात करेंगे आपसे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को पद मुक्त करेंगे। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त को
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति पद मुक्त करेंगे? क्या आप यही उत्तर लिखे हैं? यदि हाँ, तो एक बार पुनः आपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। प्रथम वित्त आयोग जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का रहा, अनुच्छेद 280 के आधार पर, अनुच्छेद 280 के आधार पर वित्त आयोग का कार्यकाल, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन पहली बार जो है 15वां वित्त आयोग, पहली बार जो है 15वां वित्त आयोग जो अभी वर्तमान में चल रहा है, 15वां वित्त आयोग, इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2026 तक हो रहे, 2026 तक रहेगा। 15वां वित्त आयोग वो हुआ जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, जिसका वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। तो 15वां वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग का गठन 1950 में किया गया था। अभी वर्तमान में 16वां वित्त आयोग का गठन कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अरविंद पनगरिया, अरविंद पनगरिया 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए, आपने क्या लिखा है 15वां वित्त आयोग? यदि हाँ, जाहिर सी बात है आपने पुनः उस एक अंक को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किए जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे। चल न्यायालय, चल न्यायालय का गठन कब होता है? सबसे पहली बार 2006 में हरियाणा में, 2006 में हरियाणा में चल न्यायालय का गठन किया गया। मानव स्तर पर किसकी सिफारिश पर? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सिफारिश पर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सिफारिश पर 2006 में आम लोगों को सुलभ न्याय, आम लोगों को सुलभ और सस्ता, सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने के लिए, सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिए चल न्यायालय का गठन 2006 में किया गया, ताकि न्यायाधीश गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों के मुकदमा की सटीकता के साथ सुनवाई करते हुए उन्हें न्याय उपलब्ध कराएं। मराठा काल में न्याय विभाग का प्रधान कौन होता था? मराठा काल में जो शिवाजी के अष्टप्रधान होते थे, मराठा काल में शिवाजी का अष्टप्रधान, अष्टप्रधान में न्याय विभाग का जो अधिकारी होता था, अष्टप्रधान में न्याय विभाग का जो अधिकारी होता था उसे क्या बोलते थे? शास्त्री। उसे क्या बोलते थे? शास्त्री। न्याय विभाग का जो प्रधान था उसे शास्त्री के नाम से जानते थे। राष्ट्रप्रधान में जो 8 महत्वपूर्ण पदों पर होते थे उसमें पेशवा प्रधानमंत्री होता था, अमात्य वित्त मंत्री होता था, सुमंत विदेश मंत्री होता था, पंडित राव धर्म मंत्री होता था, शास्त्री न्याय मंत्री होते थे, सर ए नौबत रक्षा मंत्री होते थे। इस प्रकार से उस काल के सबसे पुराना बलित पर्वत, पर्वत आपको ज्ञात है कि 3 प्रकार का पर्वत होता है। एक को कहते हैं बलित या मुर्दार पर्वत, दूसरे को कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत और तीसरे को कहते हैं भ्रंशोष या अवशिष्ट पर्वत। तो पुराना मुर्दार पर्वत का, पुराना मुर्दार पर्वत, पुराना मुर्दार पर्वत को ही जो है, पुराना मुर्दार पर्वत को ही पुराना बलित पर्वत लिखा गया।
तो मृत बलित बोले या मुर्दार लिखें तो सबसे पुराना बलित पर्वत कौन हो जाता है? इसे सामान्य अवस्था में अवशिष्ट पर्वत, सामान्य अवस्था में अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। वो भारत के राजस्थान का, भारत के राजस्थान का अरावली पर्वत, राजस्थान के अरावली पर्वत है जो विश्व का सबसे प्राचीन बलित पर्वत है। क्या आपने उत्तर अरावली पर्वत लिखा है? यदि हाँ तो उस एक अंक का आप जो है प्राप्त करने में एक अंक का वो हकदार बन जाते हैं, इसके लिए आपने एग्जाम दिया था। जीएसटी का प्रारूप, जीएसटी को विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी को तैयार किया गया। लेकिन इसका प्रारूप पूछा है, प्रारूप किसने तैयार किया? तो जीएसटी का प्रारूप वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल का वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता के द्वारा, असीम दास गुप्ता के द्वारा जीएसटी का प्रारूप को तैयार किया गया। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी तो केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। यदि आपने असीम दास गुप्ता लिखा है तो उस एक अंक को प्राप्त करने में आप सफल हो जाते हैं, इसके लिए आपने मेहनत किया था। मौर्य काल में दो प्रकार का न्यायालय कौन कौन? आज भी न्यायालय देखिए हो, एक होता है फौजदारी न्यायालय, एक होता है दीवानी न्यायालय, जिसे अभी आप दीवानी न्यायालय बोलते हैं, उसे मौर्य काल में क्या कहते थे? इसे आज आप फौजदारी न्यायालय बोलते हैं, उसे क्या कहते थे? तो दीवानी न्यायालय को कहा गया है धर्म अस्थीय, क्या कहा गया है? और फौजदारी को कहा गया है कंटक शोधन, कंटक शोधन। तो मौर्य काल में दो प्रकार का न्यायालय था, एक को बोलते हैं धर्मस्थीय, दूसरा को बोलते हैं कंटक शोधन। क्या आपने धर्मस्थीय और कंटक शोधन लिखा है? यदि हाँ तो एक अंक का आपका हकदार है, जो वो आपका मेहनत का प्रतिफल के रूप में सामने होगा। अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अस्थि में कोलेजन, अस्थि में कोलेजन, अस्थि में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थि मतलब हड्डी, तो कौन प्रोटीन? तो कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। वर्तमान में सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के आधार पर राष्ट्रपति, अनुच्छेद 148 के आधार पर राष्ट्रपति सीएजी को, राष्ट्रपति सीएजी को नियुक्त करते हैं, सीएजी को नियुक्त करते हैं। और जो ये पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, वर्तमान में जो बदल गए हैं, और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये सीएजी बने हैं वो हैं संजय मूर्ति। वर्तमान में कौन है? वो हैं संजय मूर्ति। वर्तमान में संजय मूर्ति को सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सरकार के धन का संरक्षण, सरकार के धन का संरक्षक कहा जाता है, सरकार के धन का संरक्षक कहा जाता है। क्या आपने संजय मूर्ति नाम लिखा है? यदि हाँ तो पुनः उस अंकों के पिटारा से एक अंक आप छीन लेते हैं, जिसका आप हकदार हैं। भूकंप मापी यंत्र को, इसका आविष्कार सबसे पहले चीन ने किया था, उसे क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र को क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ, जो भूकंप की तीव्रता को अंकित करता है। ऐसे रिक्टर स्केल भी यदि आपने लिखा हो, रिक्टर स्केल या रिक्टर
पैमाना भी यदि आपने लिखा है तो भी आप उस एक अंक को प्राप्त करने का हकदार हैं। इसे सबसे सटीक उत्तर सिस्मोग्राफ होता है। क्या आपने लिखा है? हाँ। यकीनन तौर पर 15 में 15 अंक आप प्राप्त करने में सक्षम समर्थ हो जाते हैं। विद्यार्थीगण, यहाँ हर एक 15 प्रश्न को पूरी तरह से स्पष्टता के साथ आपके सामने रखा गया, तार्किक रूप से उसका उत्तर प्रस्तुत किया गया, ताकि आप बेहतर समझ के साथ, बेहतर कंसेप्ट के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे लिपिबद्ध कर सकें। चलिए क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः क्लास में आएंगे नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।